हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, 5वां पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ, यूरोप में किस तरह की जो ये राष्ट्रवाद की भूमिका चल रही थी। तो उसके बाद ब्रिटेन का एकीकरण जो हुआ, तो ब्रिटेन का जो मानने वाले थे उनका मानना था कि ब्रिटेन में जो एकीकरण कोई अचानक नहीं हुआ, यहाँ पर पहले से ही एक आदर्श मॉडल स्थापित था। क्योंकि यहाँ का जो समाज था वो इस प्रकार था, इसको एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा था। तो ब्रिटेन साम्राज्य हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट एवं आयरिश समाज के लोग रहते थे और उनको निर्जातीय कहा जाता था। निर्जातीय वर्ड है वो आप बुक में आया, उसका मतलब होता है एक ऐसा समूह, ऐसा जहां पर लोग अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने व्यापार को साझा करते हैं, मिलकर साथ काम करते हैं, तो उसको निर्जातीय कहा जाता है। और हम अगर देखें जो ब्रिटेन साम्राज्य आया, ब्रिटानिया, तो ये पहले नहीं था। 18वीं सदी के पहले ये मिलकर बना है और इसमें जो रहा है स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनको मिलाकर इसको बनाया गया। तो उसके पहले क्या था, अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से, उसमें इसकी आर्थिक शक्ति में और ताकत में अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि इसकी आर्थिक और शक्ति अधिक बढ़ गई औद्योगिकरण की वजह से। उसके बाद जो इंग्लैंड था, सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इनको जोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक जो द्वीप समूह था आसपास में, और एक जैसी यहाँ की जो समाज का स्वभाव था उसको मिला दिया गया। उसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटेन थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और बाद में जो वहीं पर था एक और देश, आयरलैंड, छोटे से देश थे, आयरलैंड को जब जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर अब हम देखें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, ये मिलकर बना यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बोलते हैं यूके। और इसमें अगर आप यूके का फ्लैग देखें तो उसमें इस तरह से धारियां बनी हुई हैं, जैसे चौकोर है और ऐसा। तो ये जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड थे, इनके भी ध्वज से, जो उस समय में इनका जो देश में झंडा था उससे लिया गया है, उसको मिलाकर ये ध्वज बनाया गया था। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, उसके बाद जब यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम बन गया, उसके बाद राष्ट्र निर्माण के बाद जो नया राष्ट्र बना था यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले नेशनल एंथम, वहां का एक राष्ट्रगान बनाया गया। वो राष्ट्रगान जो लिखा गया उसी को पूरे ब्रिटेन का गाया जा रहा था। फिर उसके बाद जो प्रमुख भाषा थी, जो मुख्य भाषा होती है अलग अलग क्षेत्र में, तो उसको अंग्रेजी को मान्यता दी गई। प्रमुख भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी। उसके बाद जो ध्वज था, जैसे मैंने बताया कि ध्वज जो बना ब्रिटेन का, ये जो ध्वज था ये तीनों देश से मिलाकर बनाया गया था। तीनों देश के ध्वज को मिलाकर एक ध्वज बनाया गया था। फिर जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो है राष्ट्रीय की दृश्य कल्पना। अभी होता क्या है इसको हम देखें। उस समय भी जो राष्ट्रवाद का विचार चल रहा था लोगों के जहन में कि राष्ट्रवाद है क्या और कैसे एक आजादी मिले लोगों को, जिसमें समानता मिले। तो उसमें क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए ये होता क्या, ये जो राष्ट्रीय दृश्य कल्पना, एक लोगों ने एक मन में कल्पना की किस प्रकार एक राष्ट्र को होना चाहिए। तो उस समय पे क्या था कि अलग अलग विचारधारा और जो रूपकों का प्रयोग किया जा रहा था। रूपक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले देखें कि इसमें क्या था। जैसे मान लो एक कोई राजा या शासक पहले होते, तो उनका मूर्ति या चित्र के द्वारा उनको दर्शाना बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र की, जब राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र को किस तरह से दर्शाया जाएगा, उसमें रूपकों का प्रयोग किया गया। और इसमें जो प्रयोग किया गया रूपक में,
तो रूपक क्या होता है वो भी देख लें। किसी अमूर्त विचार, ऐसे विचार जो व्यक्तियों के मन में आते हैं उसको किस प्रकार से दर्शा, जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी वस्तु के द्वारा, व्यक्ति या वस्तु के द्वारा दर्शाना या दिखाना। तो इसमें जैसे दिखाया गया कि एक आया है जर्मेनिया को दर्शाया गया है। जर्मेनिया की कई सारी पिक्चर है, आप बुक में देखेंगे। तो जर्मेनिया को एक राष्ट्र के जैसे नारी रूप को प्रतीक माना जाता था उस समय पे आजादी का। तो यहाँ पे और अगर हम देखें तो जर्मेनिया जर्मन में है जो उसकी रक्षा करती है। रान नदी के तट पर अगर एक आप देखें तो उसमें तलवार लिए जर्मन की रक्षा कर रही है। एक जगह अलग दिखाया गया, 3-4 पिक हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो भारत में भी जो राष्ट्रवाद आया था तो भारत माता की भी जो मूर्ति थी वो भी रूपक का रूप थी, जो वास्तविक में नहीं है, लेकिन उसको एक व्यक्ति की तरह एक दर्शाया जाता है कि वो एक राष्ट्र है। और यहाँ पर रूपकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर अठारहवीं और 19वीं शताब्दी में रूपकों का बहुत प्रयोग किया गया। इसमें अगर हम देखें तो तर्कस, टूटी हुई बेड़ियां, जंजीरें, इनको एक वो माना जाता था आजादी का प्रतीक। जो टूटी हुई बेड़ियां थी वो आजादी का प्रतीक थी। उसमें कुछ तीर भी आए हैं, कुछ आजादी के जो और भी प्रतीक थे उन सबको रखा गया है। तो इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ 18वीं-19वीं शताब्दी में एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक आता है राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रवाद हमारा रहा। तो ये राष्ट्रवाद जो था वो हमारा जो शुरू में हमने देखा, जो शुरुआती दौर में वो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ये लास्ट में आते आते 19वीं शताब्दी की जो राष्ट्रवाद था वो एक आदर्श राष्ट्रवाद नहीं रहा गया। क्योंकि इसमें क्या था कि अलग अलग जो क्षेत्र थे उसमें सबसे पहले तो सीमा विस्तार जो देश थे, जैसे हमने देखा कि इटली का एकीकरण हुआ, ब्रिटेन का भी एकीकरण हुआ। तो यूरोप में ये सब चल रहा था। एकीकरण का मतलब अपने जो क्षेत्र है सीमा रेखा उससे बढ़कर दूसरे आसपास के छोटे देशों को जोड़ना, सीमा विस्तार करना। तो ये हो रहा था। इसमें धीमे धीमे क्या हुआ कि कुछ और भी समस्याएं जो, तो राष्ट्रवाद किस प्रकार साम्राज्यवाद में बदला, उसका जो मुख्य कारण था वो था उस समय हम देखें बाल्कन समस्या, बाल्कन प्रदेश के। जो यहाँ पर हम देखेंगे जो बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन क्षेत्र में बहुत सारे जो देश थे, छोटे छोटे जो उस क्षेत्र में जो देश पड़ रहे थे, यूनान था, मैसेडोनिया था, बुल्गारिया था, कई सारे और भी देश थे। तो उस क्षेत्र में क्या था, पहले हम देखें तो वहां पे जो लोग रहते थे ज्यादातर उनको स्लाव कहा जाता है, स्लाव जाति के।
तो वहां पर पहले ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य का विघटन होने के बाद इस क्षेत्र पर जो देश थे वो अपना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे। ओटोमन साम्राज्य जैसे ही विघटन हुआ तो उसमें यहाँ यूरोप के देश और वहां पे कुछ, तो ये उस क्षेत्र पर अपना अधिकार पाना चाहते थे और इस वजह से यहाँ पर जो राष्ट्रवाद था वो वास्तव में कहाँ पर साम्राज्यवाद में बदलने लगा। और यहाँ पर अगर हम देखें सिर्फ साम्राज्यवाद, तो ये जो साम्राज्यवाद था, यहाँ पर साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी ऐसे क्षेत्र का विस्तार है, सीमा विस्तार। हम बोलते हैं कि सेना साम्राज्यवाद में देखें तो सैन्य शक्ति के द्वारा सीमा विस्तार, अपने क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना, आर्मी का प्रयोग करके या अन्य संसाधनों का प्रयोग करके अपने क्षेत्र को, सीमा को बढ़ाना। और ये जो यहाँ पर हम देखें कि जैसी साम्राज्यवाद फैलने लगा यूरोप में, तो ये कब जाके रुका, ये बाल्कन समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है, इसी साम्राज्यवाद का रूप थी। और ये 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये इसका एक बड़ा कारण था और ये विश्व युद्ध में जाके साम्राज्यवाद की नीति रुकी। क्योंकि अगर हम देखें तो जब सीमा विस्तार हुआ था तो उस समय पे ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो बुल्गारिया, ये जो राष्ट्र थे, तो उस समय पे जो विश्व युद्ध हुआ था वो किसमें हुआ था, ऑस्ट्रिया और हंगेरिया। जो उसके युवराज को, राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। और ये जो था साम्राज्यवाद, ये वही नीति थी, यहाँ पर उनकी हत्या हुई और उसका साम्राज्यवाद का विरोध हो रहा था। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, जब वो प्रारंभ होता है तो वो बहुत अच्छा रहा, उसकी शुरुआती दौर क्रांति के रूप में बदले अच्छा रहा। लेकिन धीमे धीमे ये राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार साम्राज्यवाद में बदल गई, और इसका एक बड़ा कारण हमें क्या देखने को मिला, प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका बड़ा कारण साम्राज्यवाद ही था। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेसन था हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये समाप्त होता है। और अगला जो लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।